ये मेरा 11th अटेम्प्ट है यूपीएससी में और पहला इंटरव्यू है। और इससे पहले मैंने 5 बार मेंस लिखा है और ये मेरा छठा मेंस है। तो भी कर रहा हूँ पिछले 13 साल से। तो मैं जो वेलकम टू यूपीएससी लाइव 23 गाइस। आज हम यूपीएससी जो इंटरव्यू चल रहा है उसका रिव्यू कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ में सर हैं। तो सर की सबसे पहले नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड और कितना अटेम्प्ट है। सर सबसे पहले आपको हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो सर आपका नाम और आप कहाँ से आते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम सुरेश कुमार बलाई है। मैं राजस्थान में अलवर जिले का रहने वाला हूँ और ये मेरा 11th अटेम्प्ट है यूपीएससी में और पहला इंटरव्यू है। और इससे पहले मैंने 5 बार मेंस लिखा है और ये मेरा छठा मेंस है। साथ में मैं जॉब भी कर रहा हूँ पिछले 13 साल से। तो मैं जॉब के साथ तैयारी कर रहा हूँ। जी। तो किस जॉब में आप हैं? मेरी पहली जॉब सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिसमें बेंगलोर में काम कर रहा था मैं। उसके बाद में मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किया 10 साल। उसके बाद मेरा स्टेट पीएससी में सिलेक्शन हो गया। फिर मैं स्टेट पीएससी में ट्रेजरी ऑफिसर रहा 4 महीने। फिर मेरा असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट में हो गया, तो वहाँ मैंने 1 साल काम किया। जी। उसके बाद फिर मेरा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर सिलेक्शन हो गया। अरे सर बहुत सर, मतलब तो इतना पद कैसे? नौकरियों की लगातार भरमार, 5 नौकरी। इन सब के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि टाइम के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। जी। मैं अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करता हूँ और एट द सेम टाइम आई एम डेडिकेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड एंड डिटरमाइंड पर्सन। ओके सर। तो अभी मैं बता दूं कि सर जो अभी 11 अटेम्प्ट, उसके बाद नौकरी करते हुए भी 11 अटेम्प्ट दे रहे हैं और फाइनली इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू बोर्ड में से भी इनको खुशखबरी मिली है कि आप जो है मतलब इतना मोटिवेशन लेकर आए हैं, तो कुछ तो आप में बात है। तो सर जैसे हमसे पहले बात कर रहे थे कि हाँ लोग मतलब जो मेंबर्स थे उन्होंने बहुत खुश हुए। सर तो आप मेंबर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बोर्ड मेंबर बहुत कोर्डियल हैं और वो अच्छे से बात किया उन्होंने मेरे से और दे वर वेरी हैप्पी विद माय प्रोफाइल एंड they have asked all the normal questions and I have answered all the questions in a very well manner and I think इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जी सर। आपका ऑप्शनल क्या रहा है सर? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है। जी सर। और ज्योग्राफी की वजह से ही मुझे गोल नहीं आ रहे थे क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल में मेरे नंबर कम पड़ रहे थे, पर इस बार मैंने इम्प्रूवमेंट किए और इस बार मुझे इंटरव्यू कॉल आ गया। अच्छा, मतलब अटेम्प्ट मतलब जब सर ज्योग्राफी से कर रहे थे तो कहीं ना कहीं 5 मेंस जो इनका रुका, तो ज्योग्राफी में कम होने की वजह से ज्योग्राफी में मार्किंग भी कम हो रही थी और स्केलिंग की वजह से ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी थोड़ा खराब चल रहा था। तो इस बार मतलब क्या आपने ऑप्शनल रखा है? इस बार मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल ही रखा है। पर मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट से ज्यादा टेस्ट सीरीज को टाइम दिया है और मॉक टेस्ट लगाए हैं और प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा की है। तो प्रीलिम्स जो भी आने वाला है 3 महीने बाद प्रीलिम्स, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि आप खुद में मैं बता रहा हूँ कि मैंने इतना इंटरव्यू लिया है लेकिन आप जैसा मोटिवेशन मतलब मुझे कहीं नहीं मिला एक्चुअली। तो कहीं क्या ये इसका राज है? प्रीलिम्स के लिए आपको कम से कम 35 से 40 मॉक टेस्ट लगाने हैं। जी। आप कोई भी विजन IAS या फिर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ले सकते हैं और उनको मॉक टेस्ट को लगाने के बाद में उनका रिव्यू करना है और रिव्यू करने के बाद में फिर जो टॉपिक्स तुम्हें समझ में नहीं आ रहे हैं उनको दोबारा रिवाइज करना है। जी। सो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, साथ में आपको डिसिप्लिन और आपको परसिवियरेंस चाहिए। तो मतलब हाँ जी, आपको रेगुलर पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसे नहीं एक दिन पढ़ लिया फिर 2 दिन नहीं पढ़ा, साथ में आपको स्टैटिक पोर्शन को करंट अफेयर्स के साथ लिंक करना पड़ेगा। आपके मोटिवेशन पे सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम का कोट है कि डिफिकल्टीज इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू but to help you realize your hidden potential and power, let difficulties know that you too are difficult। तो सर मैं मतलब वाकई में बहुत इंस्पायर हुआ आपसे। तो आपने मेंस ऐसे राइटिंग कैसे किया कि आप जो है मेंस से अभी लिख रहे हैं, मेंस में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपकी अलग स्ट्रेटजी क्या रही है मेंस के लिए? एक्चुअली प्रीलिम्स के बाद से 2-3 दिन बाद से ही मैंने मेंस के लिए तैयारी चालू कर दी थी और अगर मुझे पता था कि प्रीलिम्स निकल जाएगा, अगर नहीं निकलता है तो भी एस्पिरेंट्स को मॉक की तो तैयारी करनी है, मेंस के लिए तैयारी करना है क्योंकि वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में काम आएगा। जी। और आप किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट ले सकते हैं या फिर एक मेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप अपने आंसर्स लिखेंगे उसको किसी से चेक करवाइए या फिर लिखने के बाद आप खुद भी देख सकते हैं, तो उससे आपको खुद पता लगेगा कि कहाँ पे कमी है। फिर उसको आपको करंट अफेयर्स के साथ लिंक करना है और बुक्स के साथ साथ में अपडेट भी करना है अपने आप को। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरानी बुक्स पढ़ रहे हो, लेटेस्ट जो करंट हैपनिंग्स है, इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, उन सब के साथ आपको लिंक करना है।
तो इंटरव्यू में मतलब आपके पर्सनालिटी पे बेस पे ही चला, हॉबी बेस पे कि या फिर आप जो आप काम कर रहे हैं या जो आप सर्विस में उस पे चला, किस लेवल पे चला? मेरा डेप सारा हॉबी पर भी था और मेरे ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी था और मेरे जॉब से रिलेटेड भी था। दिल्ली में रह रहा था मैं, तो दिल्ली में जो पोल्यूशन है एनसीआर में, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया। फिर अलवर की क्या क्या समस्याएं हैं और जो आदिवासी हैं राजस्थान में, जैसे सहरिया एक पीवीटीजी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा कि आपको अगर वहाँ एसडीएम बना दिया जाता है तो आप उनका कैसे डेवलपमेंट इंश्योर करोगे। यानी मुझे मतलब इन सब क्वेश्चन से जो मैं इतना इंटरव्यू लेता हूँ, तो ये सब क्वेश्चन से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप सिलेक्ट इस बार जरूर होंगे। और इस बार अगर जरूर ना हो तब भी आप लगे रहें और दें अटेम्प्ट और अगली बार हो, लेकिन आपका सिलेक्शन तो पक्का है, आज नहीं होगा तो कल होगा, ये तो कंफर्म गाइस। क्योंकि जो बात जो सर के अंदर मोटिवेशन है ना, वो मोटिवेशन आपको चाहिए। यूपीएससी एस्पिरेंट, जो रियल यूपीएससी एस्पिरेंट है, उसको यही मोटिवेशन चाहिए। तो आपका टेस्ट सीरीज आपने बता दिया, प्रीलिम्स मेंस, उसके बाद आपकी बुक लिस्ट क्या रही है? क्योंकि आपने सेल्फ स्टडी किया है और इतने एग्जाम निकाले हैं, 5 एग्जाम, 5 मेंस, तो आपके लिए बुक लिस्ट क्या रही है? एक्चुअली मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, पर आपको अपने लिमिटेड बुक्स के साथ में पढ़ाई करनी है और करंट अफेयर्स भी 1 या 2 कोचिंग की लेनी है। ऐसे नहीं कि आप आजकल इंटरनेट पे बहुत सारा भंडार है, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि विजन का जो मंथली टेस्ट सीरीज आता है और मंथली जो मैगजीन आता है 1 महीने का, उसको आप करंट अफेयर्स के लिए रेफ़र कर सकते हैं। और साथ में डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़िए आप, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, और मंथली मैगजीन को पढ़ते रहिए, तो ये आपका करंट अफेयर कवर कर लेगा। उसके बाद आपको अगर स्टैटिक के लिए बुक्स चाहिए, तो स्टैटिक्स के लिए जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है। और एनसीईआरटी, अगर आपका बेस वीक है तो आप एनसीईआरटी रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेस मजबूत है तो एनसीईआरटी पढ़ने का उतना ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ज्योग्राफी वगैरह के लिए आप एनसीईआरटी 11th-12th का एनसीईआरटी रेफ़र कर सकते हैं। जी। फिर हिस्ट्री के लिए आप राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम की बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं जी। फिर कल्चर के लिए मार्केट में नोट्स भी हैं, या फिर आप नितिन सिंघानिया की बुक रेफ़र कर सकते हैं। और कल्चर में मोस्ट ऑफ द टाइम करंट रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, उस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इकोनॉमी में करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं इकोनॉमिक्स में, तो आपको बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो आप रमेश सिंह रेफ़र कर सकते हो, या फिर एक विवेक सिंह है, उनकी बुक्स भी रेफ़र कर सकते हो। जी। तो आपने कोई गूगल या यूट्यूब का ऐसा कोई मदद किया? इंटरनेट का हेल्प आपको बहुत लेना है, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कहीं ऐसा ना हो आपका सारा टाइम इंटरनेट में ही चला जा रहा है। आपको इंटरनेट से केवल अपनी पढ़ाई को कॉम्प्लीमेंट करना है, कि कहीं अगर कुछ चीज़ छूट रही है या फिर कोई लेटेस्ट करंट अफेयर्स है वो छूट रहा है, तो वो आपको इंटरनेट से कवर करना है। तो हाँ जी सर, पीओआईक्यू की बात करें तो आपने क्या पहले पीओआईक्यू उठाया, सिलेबस, दोनों को कैसे आपने मर्ज करके किया? सिलेबस इसका बाइबल और कुरान और गीता सब कुछ है। जी। आपको सिलेबस को अपने बेड पे रखना है और पीवाईक्यूज को बिल्कुल साथ में रखना है, और आपको ट्रेंड के हिसाब से पढ़ना है। जी। दोनों को अलाइन करना है कि सब्जेक्ट के कौन से पार्ट में कौन सा टॉपिक किस सिलेबस से मैप हो रहा है। जी। वो अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी डेवलप हो गई, तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। जी सर। जैसे फेडरलिज्म एक इशू है, हाँ जी सर। तो गवर्नर वाला इशू चल रहा है, तो अगर गवर्नर का इशू है तो वो फेडरलिज्म के अंदर आएगा, या फिर रिवर वाटर डिस्प्यूट है तो वो फेडरलिज्म। तो इस तरह से अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तो आप एक अच्छे से आंसर भी लिख सकते हैं, और आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर कहीं ना कहीं भी जो सीजीआई का जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड पे चल रहा है, तो इसको आप देखकर अपने आप पॉलिटिक्स से कनेक्ट करके कहीं ना कहीं ऐसे कर सकते हैं। इसी तरीके से तैयारी की जाती है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड है, वो आर्टिकल 19(1) का वायलेशन हो रहा था, और आरटीआई का भी हो रहा था, तो और आर्टिकल 14 का भी वायलेशन हो रहा था। तो ये संविधान के आर्टिकल आपको करंट के साथ में लिंक करने हैं, और वहाँ से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो दोनों स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स का बहुत रोल है, और आपको टॉपिक्स पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है अपनी। सीसेट कैसा रहा सर? क्योंकि मैंने पिछले बार जो मुझे काफ़ी जानने वाले हैं आईपीएस भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं फेल हुए हैं सीसेट में इस बार, तो आपने कैसे किया सीसेट को? एक्चुअली सीसेट अब पिछले 4-5 साल से काफ़ी टफ और डाइसी हो गया है, तो उसके लिए मैं एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि उसको हल्के में ना लें, और पिछले 10 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको लगाएं, और उसकी प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 घंटा डेली करें, 2-3 महीना जो भी अब बचा है
तो 1 घंटा सीसेट को दें और उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लें। जी सर, जो अभी आपने पूरी बात बता दी, तो सर जो अभी मतलब बात करें आपका मोटिवेशन क्या रहा है, जो आपने इतना मतलब आपने पहले बताया कि मैं 11 अटेम्प्ट दिया हूँ फिर यहाँ तक आया हूँ, तो आपके लिए कौन सा ऐसा क्या मोटिवेशन रहा, आपको किसको श्रेय जाता है आपके मोटिवेशन का? मेरे मोटिवेशन का श्रेय मेरे पिताजी को जाता है और साथ में मुझे लोगों से आई वांट टू हेल्प पीपल, मुझे लोगों से लगाव है, आई लव पीपल, मुझे लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करने में मजा आता है, आई फील इमेंस सेटिस्फेक्शन। ओके सर, तो वो चीज़ मुझे ड्राइव कर रही है यहाँ पे। जी सर, मुझे अच्छा लगता है तो अगर मैं किसी की हेल्प करता जी सर, हूँ। लास्ट मैसेज क्या होगा हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है ओनली यूपीएससी एस्पिरेंट ही है, क्योंकि हमारा जो चैनल है तो यूपीएससी पे ही काम करता है, तो क्या मैसेज होगा, क्योंकि इसमें जो वीडियो देखने वाले हैं यूपीएससी मेंबर्स ही होते हैं, तो क्या एडवाइस होगा आपको? एक्चुअली मैं यूपीएससी के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अपने वक्त के साथ रिलेशनशिप बहुत मजबूत करें। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस। अपने टाइम को बिल्कुल ख़राब नहीं करें, अगर 1 मिनट भी ख़राब कर रहे हैं तो उसको देखो आप, अपने 24 घंटे का हिसाब आपके पास रहना चाहिए और अननेसेसरी कहीं भी टाइम को वेस्ट नहीं करना है। थैंक यू सर हमारे चैनल पे आने के लिए। तो गाइज इसी तरीके से और इनोवेटिव एंड इन्फॉर्मेटिव एस्पिरेंट्स और इंटरव्यू वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक, आपसे बात करके अच्छा लगा, और सर फाइनली आपका सिलेक्शन हो फिर मैं आपका इंटरव्यू लूँ तो और अच्छा लगेगा। थैंक यू सर।